लास्ट क्लास में क्या था बताना जरा। हाँ तक कंप्लीट कर लिया था। फ्लूइड्स पढ़ लिया था है भाई, फ्लूइड हो गया था। बोलो। कहाँ तक कर लिया था? तुम्हारे क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग ये प्लानट देख लेते हैं। हम्म। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आज यही कराना है ना थर्सडे को। है ना? थर्मल प्रॉपर्टीज करानी है ना। यस मैम। ठीक है। मुझे तो लगता है शायद थर्मल प्रॉपर्टीज करा दी है तुम्हें। थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है करते हैं फटाफट से। हम बिगनिंग। तो देखो क्या क्या है थर्मल एक्सपेंशन में, थर्मल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ना है। दो चीजों में डिवाइड करते हैं, एक तो कैलोरीमेट्री, ठीक है, और एक आता है हमारा लीनियर एक्सपेंशन, मतलब एक आता है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इन दो चीजों में डिवाइड होता है। तो एक तो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन से पढ़ेंगे, उसके बाद अपना कैलोरीमेट्री। तो थर्मल एक्सपेंशन से पढ़ते हैं। देखो पहले समझते हैं हीट क्या होता है। हीट क्या होता है भाई? अगर तुम्हारे पास एक चाय का कप है जो कि गर्म है, कुछ समय बाद वो कैसा हो जाएगा? ठंडा। ठंडा क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो तुम्हारे चाय का कप की जो हीट है वो ट्रांसफर कर जाएगी कहाँ पे? सराउंडिंग में। तो जिसकी वजह से तुम्हारे चाय का कप क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्यों हो गया भाई? क्योंकि हीट का फ्लो हुआ। तो हीट का फ्लो कब कब होता है? जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या रहेगा? गर्म रहेगा। तो हीट का फ्लो होता है तब। तो क्या है हीट? हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे फ्लो करता है। अब हीट की एनर्जी भी क्या है भाई? स्केलर क्वांटिटी है हीट भी। और उसकी एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इज ऑल्सो जूल। ठीक है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या है भाई? टेम्परेचर मेजर करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है या कितना हॉट है। इसको मेजर कर, इसी चीज को हम बोलते हैं टेम्परेचर। अगर भाई मैं किसी चीज को बोलती हूँ कि 50 डिग्री सेल्सियस है, ये 80 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब है मैं क्या मेजर कर रही हूँ? उसकी डिग्री कि कितना गर्म है, उसकी हॉटनेस हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक है। क्वांटिटी एसआई, क्वांटिटी एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? केल्विन। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है। ठीक है। जो सेल्सियस में हम मेजर करते हैं वो एसआई यूनिट नहीं है, वो हम लोग अपने यूज टू में के लिए कर लेते हैं इजी के लिए। बट मेजर इसकी जो यूनिट है वो केल्विन है। ठीक है। अब देखो कोई भी टेम्परेचर स्केल, ये यहाँ से सवाल आ जाता है टेम्परेचर स्केल पे कैसे। कोई भी टेम्परेचर स्केल जब बनाया जाता है तो उसमें दो पॉइंट जरूर होते हैं। मिनिमम पॉइंट उसका रहता है आइस का फ्रीजिंग पॉइंट। आइस कितने डिग्री पे फ्रीज हो जाती है? आइस कितने डिग्री पे फ्रीज हो जाती है? 0 डिग्री सेल्सियस। है ना, आइस 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाती है। और वाटर कितने डिग्री पे बॉयल होना शुरू हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री। तो मैं जब कोई भी स्केल बनाऊंगी भाई, उस स्केल में इतना तो एटलीस्ट बनाऊंगी बनाऊंगी कि मैं उसमें आइस का 0 डिग्री सेल्सियस मेजर कर लूं। देखो अगर सेल्सियस स्केल बनाया है तो उसमें 0 डिग्री जरूर होगा, क्योंकि वो आइस का फ्रीजिंग मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। और 100 डिग्री जरूर होगा, क्यों? क्योंकि वो कैसा पॉइंट है? वाटर का बॉइलिंग। बॉइलिंग। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है। तो अब ये किसका है? सेल्सियस का। अब मान लो मुझे फ़ारेनहाइट में कोई स्केल बनाना है। ठीक है। फ़ारेनहाइट कोई स्केल बनाना है। तो फ़ारेनहाइट में देखो फ़ारेनहाइट में जिस टेम्परेचर पर आइस फ्रीज होती है वो कितना है? 32। ठीक है। वहीं पे फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो कोई भी स्केल अगर बनाते हैं ना तो देखो कैसे लिखते हैं। मान लो किसी भी टी टेम्परेचर को फाइंड करना है तो वहां पर टी लिख दो।
माइनस जो मिनिमम टेम्परेचर है ना उस स्केल का मिनिमम टेम्परेचर बोले तो कौन सा टेम्परेचर होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है भाई, उसका क्या रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ही तो रहेगा मिनिमम टेम्परेचर, अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन क्या होंगे, ये टर्म जो रहता है ये क्या रहता है, किसी भी स्केल का कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। जैसे कि अगर मुझे सेल्सियस में लिखना है तो सेल्सियस में किसी भी टी टेम्परेचर को फाइंड करना है तो टी माइनस सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बच्चों, 0 डिग्री, तो 0 लिख दिया। नंबर ऑफ डिवीजन, मतलब कि नंबर ऑफ डिवीजन बोले तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, 0, कितने डिग्री है, 0 से लेके 100 डिग्री, तो कितना डिवीजन आया, 100। तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो मैं फ़ारेनहाइट में लिखती हूँ, तो ये टीसी था कि सेल्सियस का टेम्परेचर टी। अब मान लो फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर फाइंड करना है टीएफ। फ़ारेनहाइट का मिनिमम टेम्परेचर कितना है, फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 32 फ़ारेनहाइट। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे 32। तो देखो फॉर्मूला देखो क्या है, टी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लिखते हैं, तो टी एफ माइनस 32 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो 32 तो वो है फ्रीजिंग, और बॉइलिंग कितना है 212। तो 212 में से 32 माइनस कर दो तो ये कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिवीजन। तो नंबर ऑफ डिवीजन इसमें कितने हैं, 180। तो ये जो चीज है ये दोनों देखो एक दूसरे के कांस्टेंट है, ये एक के कांस्टेंट रहेगी ये चीज। ठीक है, ये क्या रहेंगी, किसी भी स्केल के लिए ये वैल्यू जो रहती है कांस्टेंट रहती है। अगर मैं तुमसे कहूं कि अब मुझे बताओ 32 डिग्री सेल्सियस में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 32 डिग्री सेल्सियस में कितने, तो तुम टेम्परेचर जो टीसी है उधर क्या लिख दोगे, 32, तो टीएफ का आंसर आ जाएगा, है ना। अगर मैं तुमसे कहूँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट में कितना सेल्सियस रहेगा, तो तुम टीएफ की जगह 32 रख दोगे, टीसी का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम कोई भी चीज, कोई भी स्केल बना सकते हो, कोई भी स्केल। ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी स्केल बना सकते हो। तो कैसे, टीसी माइनस 0/100 इक्वल्स टू टीएफ माइनस 32 अपॉन 180। तो ये तो कुछ स्केल है जो ऑलरेडी सबको पता है। अब ऐसे स्केल होंगे जो तुमसे जेई खुद बनवाएगा कि मान लो ये स्केल ये है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना है और इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, तो बनाओ। जैसे कि देखो अब ये वाला सवाल, ये वाला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन देखो क्या है कि कोई स्केल है एक्स, हमें नहीं पता, वो एक कोई स्केल बनाया है जिस पर वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है 65, फ्रीजिंग पॉइंट है -15 डिग्री। इस स्केल का 95 डिग्री बताओ फ़ारेनहाइट पर कितना होगा। चलो पहले तो ये स्केल डिजाइन करो। तो कैसे करेंगे, देखो टीएक्स स्केल, टीएक्स माइनस क्या लिखते हैं भाई, टीएक्स माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट -15 है तो देखो -15 लिखेंगे। ठीक है, लिख यस दिया। मैम। अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 65, तो ये और 15 ये, तो कितने हो गए, ये पहले तो -15 है, मतलब पहले -15 से 0 गया होगा और फिर 0 से 65, तो कितने हो गए स्केल डिवीजन, भाई 65 प्लस 15 80 नहीं हो गए, 80 हो गए। अब किस में निकालना है, फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में क्या लिखते हैं, टीएफ माइनस 32 अपॉन 180। अब क्या पूछा है, -95, मतलब एक्स पे कोई टेम्परेचर -95, उसकी वैल्यू बता दो। तो टी एक्स की वैल्यू हो गई -95, ये हो गई +15 अपॉन 80 इक्वल्स टू टी एफ -32 अपॉन 180। तो बस यहां से फाइंड कर लो अपना टीएफ का वैल्यू। तो टीएफ क्या बताएगा कि 95 डिग्री का फ़ारेनहाइट पर कितना टेम्परेचर है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी स्केल तुम बना सकते हो। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए तो। यस मैम। हाँ, तो इसको सॉल्व करोगे तो -148 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, ये रहा, -148 फ़ारेनहाइट आ गया।
अब देखो थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करा जाता है तो वो बॉडी क्या करती है, एक्सपेंड करती है ना भाई। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हीट कर दोगे तो बॉडी क्या कर जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी। तो वही है, अगर बॉडी लीनियरली एक्सपेंड करेगी तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियरली मतलब कि कोई 1D बॉडी है ना, जैसे रॉड हो गया, ये 1D बॉडी है। तो 1D बॉडीज अगर एक्सपेंड करेंगी तो कैसे एक्सपेंड करेगी, सिर्फ लेंथ वाइज, अलोंग लेंथ, राइट। yes मैम, तो मान लो इनिशियली इसकी कोई लेंथ रही होगी एल, ठीक है, इनिशियली लेंथ एल थी, टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी जो लेंथ में चेंज आ गया वो मान लिया डीएल आ गया, ठीक है। तो जो ये नई लेंथ में चेंज आया है, या बोले जो डीएल लेंथ में चेंज आया है, ये किसके प्रोपोर्शनल रहता है बच्चों, टेम्परेचर के, ठीक है। कि yes कितना मैम, टेम्परेचर, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी नॉट टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, डेल टी। डीएल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, डेल टी के। और डीएल किसके प्रोपोर्शनल रहेगा बच्चों, इसकी इनिशियल लेंथ के, एल आई मतलब कितनी इनिशियल लेंथ थी, ठीक है। तो इसको अगर मैं बना के लिखती हूँ तो यहाँ से ये टर्म किसके बराबर आ जाती है भाई, कि डीएल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के हमेशा क्या लगाते हैं, जी, एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट रहेगा वो रहेगा अल्फा एल आई डेल टी। डेल्टा टी, अल्फा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का, हाँ, अल्फा का मतलब है कि अगर मान लो किसी बॉडी को 1 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ा रही हूँ तो उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा, है ना। कि अगर मान लो आपने किसी बॉडी को 1 डिग्री से बढ़ा दिया तो उसकी लेंथ में क्या चेंज आएगा, वही अल्फा है। तो अल्फा की यूनिट क्या हो गई, भाई अल्फा निकाल लो कि डीएल बाय एल से, डीएल से कट गया तो अल्फा किसकी यूनिट आ गई, टी इनवर्स, टेम्परेचर का चेंज का इनवर्स आ गया। अब डीएल देखो, अब डीएल होगी, अब नई जो लेंथ होगी, न्यू लेंथ अगर मैं बोलूं तो न्यू लेंथ किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, न्यू लेंथ यानी एल डैश किसके बराबर आ गई, इनिशियल लेंथ प्लस डीएल, राइट। तो इनिशियल लेंथ एल आई प्लस डीएल क्या आ गई, अल्फा एल आई, डेल्टा टी, तो एल आई कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये क्या है, तुम्हारी नई लेंथ है। तो नई लेंथ को कैसे निकालोगे, जो पुरानी थी वो प्लस जो नई चेंज हो गई, नई का चेंज आना चाहिए निकालना, तो कैसे निकालेंगे, अल्फा एल आई डेल टी, मतलब डेल टी पे ज्यादा प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये रहा, दिस इज द फॉर्मूला। L2 क्या है, न्यू लेंथ, L1 इनिशियल। लेंथ, ऐसे ही एरियल एक्सपेंशन होता है। एरियल एक्सपेंशन में क्या होता है, कोई भी चीज कैसे एक्सपेंड करती है, पूरा एरिया में। मतलब मान लो कोई भी प्लेनर ऑब्जेक्ट है, प्लेनर ऑब्जेक्ट मान लो कैसा, 2D, है ना, 2D ऑब्जेक्ट है, मतलब जिसके पास क्या क्या है, लेंथ भी है और विड्थ भी है। अब इनिशियली एरिया कितना है भाई, इनिशियल एरिया कितना हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको थोड़ा सा हीट किया तो अब जो चेंज आएगा वो पूरा किस में आएगा, एरिया में। किसमें चेंज आएगा, एरिया में, हाँ, एरिया में चेंज आएगा। अब वो एरिया में चेंज किसके बराबर है, देखो अल्फा, सॉरी, अब जो डीए में जो चेंज आया है, एरिया मतलब इनिशियल एरिया, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया, और सॉरी डीए, और डीए जो नया चेंज आया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तुम्हारे डीटी, डीटी यानी टेम्परेचर कितना बढ़ाया है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक कांस्टेंट आता है बीटा, ठीक है। तो बीटा इनिशियल एरिया इनटू डीटी, ये हो गया। बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन,
पहले लीनियर था, अब एरिया में आया तो एक्स कॉफिशिएंट भी कौन सा यूज करेंगे, एरियल वाला। अब देखो लीनियर में सिर्फ एक लेंथ चेंज हुई थी, एरिया में दो। तो अगर बीटा और अल्फा में मुझे रिलेशन निकालना हो तो बीटा अल्फा के कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। तो बीटा इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो अब नया अगर एरिया निकालोगे, A2 नया एरिया है, तो A2 नया एरिया है, इसमें A1 पुराने वाला प्लस BA, ठीक है। तो A1 प्लस बीटा A1 DT, इसमें से A1 कॉमन ले लो जो कि पुराना एरिया है, 1 प्लस बीटा DT, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, नया एरिया A2। तो ये फॉर्मूला है A2 का, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, कई बार B2 की जगह आप 2 अल्फा भी यूज कर सकते हो। तो A2 का एक फॉर्मूला बनेगा, A2 इक्वल्स टू A1 1 प्लस 2 अल्फा DT। तो ये भी तुम्हारा A2 का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर आता है वॉल्यूम एक्सपेंशन, मतलब भाई एरिया में चेंज देख लिया, लेंथ में चेंज देख लिया, अब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो 3D ऑब्जेक्ट होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट 3D है तो सिंपल सी बात है, अगर हीट करोगे तो पूरे के पूरे किस में चेंज आएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर हीट करेंगे और वो ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट है, तो 3D ऑब्जेक्ट, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हीट करते हो तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सिर्फ एक लेंथ में चेंज आ गया, विड्थ और हाइट में आया ही नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो जो उसका एक्सपेंशन होता है ना, वो ऑल ओवर एक्सपेंशन होता है। तो जैसे ही अगर किसी 3D ऑब्जेक्ट को भी हीट करोगे तो एक्सपेंड होगा तो हर कहीं से बराबर ही होगा एक्सपेंड। तो ऐसे 3D ऑब्जेक्ट जब एक्सपेंड होगा तो पूरा वॉल्यूम में एक्सपेंड करेगा। तो चेंज इन वॉल्यूम देखो किसके बराबर है, गामा, ठीक है। गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। V क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। DT क्या है, टेम्परेचर का चेंज। याद रखो DT इज चेंज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का चेंज है। तो V2 नई वॉल्यूम है, फिर से कैसे ऐड कर दोगे, V2 किसके बराबर आ जाएगा, V1 प्लस DV, ठीक है। तो यहाँ पे DV की वैल्यू रख दी, वही फिर से V1 कॉमन आ गया। अब देखो गामा अब वॉल्यूम में है भाई, वॉल्यूम में मतलब तीन, इसमें हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट तीन चीज होती है, और अल्फा में एक ही होती थी। तो गामा अल्फा के कैसे रिलेट करेगा, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है। तो गामा अल्फा के कितना टाइम्स है भाई, 3 टाइम्स। और बीटा कितना टाइम्स था अल्फा के, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। अच्छा अब ऐसे ही अगर मैं कहूँ गामा और बीटा में रिलेशन निकालो, बीटा गामा में, तो कैसे निकालोगे, भाई गामा यहाँ से देखो, बीटा क्या, बीटा बाय 2 इक्वल्स टू अल्फा। तो गामा के यहाँ पे रख दो, गामा क्या है 3 अल्फा, तो गामा इक्वल्स टू 3। यहाँ से अल्फा कितना आया है, बीटा बाय 2। तो देखो ये गामा और बीटा में रिलेशन आ गया। तो गामा कितना है, बीटा के 3/2 टाइम्स। तो ये जो रिलेशन है ये भी याद रखनी है, ठीक है। ये इजी है वैसे तो, बस तुम्हें याद रखना है गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा और बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। बस यहाँ से तुम गामा बीटा आपस में निकाल लोगे किसी भी तरीके से, ठीक है इतना। ओके अब देखो मैंने क्या बोला है, वॉल्यूम और डायमेंशंस तो क्या हुए हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने पर, टेम्परेचर के बढ़ाने पर डायमेंशंस तो एक्सपेंड हुए हैं, है ना, एक्सपेंड हो गए। अच्छा अब एक बात बताओ, डेंसिटी का क्या काम रहेगा, डेंसिटी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो डेंसिटी देखो क्या होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। एक बात बताओ, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो भाई मान लो जो चेंज आया है डेंसिटी में वो फिर से किसके बराबर रहेगा भाई, इनिशियल डेंसिटी रो नॉट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, रो नॉट dt, क्लियर। और डिपेंड करेगा किस पे, गामा पे, क्लियर। गामा देखो डेंसिटी भी अगर वॉल्यूम गामा पे डिपेंड कर रही है तो डेंसिटी भी हम गामा पे डिपेंड करा सकते हैं। अब जो नई डेंसिटी बनेगी, नई डेंसिटी वो क्या होगी भाई, पुरानी वाली से कम, क्योंकि डेंसिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो इनिशियल डेंसिटी में जो डेंसिटी का चेंज है वो माइनस कर देना, क्या कर देना, माइनस कर दोगे। देखो रो नॉट कॉमन आ गया, फिर क्या बचेगा, 1 माइनस गामा dt, ठीक है। ये डेंसिटी का चेंज है कितना, रो नॉट 1 माइनस गामा dt, क्लियर।
देखो डीपी क्या है, चेंज इन डेंसिटी, डी रो क्या है, डेंसिटी का चेंज। तो किस पे डिपेंड करेगा भाई, जो पुरानी डेंसिटी थी रो नॉट उस पे, डीटी यानी टेम्परेचर का चेंज, गामा यानी वॉल्यूम कॉफिशिएंट। ठीक है, तो अब ये तो चेंज आ गया, मुझे नया बताना है कि नई डेंसिटी क्या होगी। तो पुरानी वाली में माइनस कर दोगे ना, क्योंकि यही ध्यान रखना है कि क्या माइनस करना है क्या ऐड। तो वॉल्यूम में ऐड करना है, क्योंकि भाई डायमेंशंस तो एक्सपेंड हो जाएंगी किसी भी चीज की, बट डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ गई तो दूसरी चीज तो कम ही होगी ना, यस मैम। तो डेंसिटी को माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये वाला आंसर बताओ जरा। क्या होगा भाई, अगर मान लो तुम्हारे पास एक प्लेट है, उस प्लेट में हमने होल कर रखा है सेंटर में, अब इस प्लेट को हम हीट करते हैं तो क्या होगा, डायमेंशन, प्लेट की डायमेंशन और इस रेडियस पर क्या फर्क पड़ना चाहिए। ये रेडियस एक्सपेंड होगी कि डिक्रीज हो जाएगी, बोलो। हम्म, क्या होगा। मैम इंक्रीज। देखो मैंने क्या बोला है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो वो बराबर बराबर में फैलेगा एक्सपेंड। ऑब्जेक्ट, है ना, बराबर इंक्रीज होगा। तो यहाँ से भी ये ऑब्जेक्ट बढ़ेगा, यहाँ से भी बढ़ेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो मतलब लेंथ तो इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब देखो यस। रेडियस की बात करते हैं। अब देखो यहाँ से भी क्या है मेरे पास, यहाँ भी मेरे पास मेटल है, मटेरियल है ना, इस सर्कल के आसपास क्या है, मटेरियल है। तो ये सर्कल का मटेरियल भी एक्सपेंड होगा, तो सर्कल का मटेरियल एक्सपेंड होगा, तो ये जो रेडियस है ये भी क्या हो जाएगी, एक्सपेंड, तो दोनों इंक्रीज। ही इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो दोनों, सर्कल भी मतलब रेडियस भी इंक्रीज होगी और लेंथ भी, तो बोथ इंक्रीज। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या है कि कोई मूवमेंट ऑफ, ये मान लो किसी एक्सिस के अबाउट है, ये हमारी रॉड है, ठीक है, ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है। तो आपको बताना है कि अगर लेंथ की चेंज, इस लेंथ को हीट करने पर जो चेंज आता है वो 1% है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना चेंज आएगा। तो परसेंट एरर भी लगा सकते हो। 1 पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर किसी एक्सिस के अबाउट ये घूमता है रॉड, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इट्स वन एंड, बताओ। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना आएगा, अगर इसकी लेंथ एल है तो कितना आता है भाई। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, 1/3 ml², यही तो आता है। अब किसी एक्सिस के अबाउट घूमेगा जो कि इसके वन एंड से पास होगी, तो ml²/3, और अगर सेंटर से पास होती है तो ml²/12, यही तो आता है। अब क्या बोला है देखो, लेंथ में चेंज यानी di/i इक्वल टू 1/3, मास में तो कोई चेंज आता ही नहीं है, लेंथ में कितना चेंज आएगा, 2 del L/L, एम एज इट इज। ठीक है, तो देखा
डेल एल बाय एल कितने परसेंट से चेंज हुआ है? 1% से। ठीक है, तो डी आई अपॉन आई इक्वल्स टू कितने परसेंट से चेंज हो गया? आ गया 1%. यहीं पे था, हट गया ये तो कर लो भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा, इनर्शिया लिखते हैं, कितना आया था? 1/3 ml²। तो इसको डी आई लिखोगे तो ये कितना हो गया भाई? 1/3, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, ये कितना हो गया? 2 del L/L। डेल एल बाई एल 1% है, डी आई बाई आई। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज कितना आया? डी आई इक्वल्स टू, देखो ये कितना परसेंट है? 2%। ये आई यहाँ चला गया, तो डी आई में कितना परसेंट आ गया? 2% के। ठीक है, वे सिर्फ और सिर्फ इस पे तो डिपेंड कर रहा है, डेल एल बाय 1%, तो कितना आया? 2%। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ से सवाल आया है? परसेंटेज एरर से। ऐसे देखो, ये क्या है? टाइम पीरियड का पूछा है, तो टाइम पीरियड का भी निकाल दो, करो इसको। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है भाई किसी पेंडुलम का? T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G। पेंडुलम का टाइम पीरियड ये होता है। ठीक है, करो। अगर इसकी लेंथ में 1% चेंज आएगा तो टाइम पीरियड में कितना आ जाएगा फिर? हम्म, कितना आ जाएगा? वो 0.5% शायद, है ना? तो देखो T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G। तो G में तो कोई चेंज नहीं आया, लेंथ में चेंज आया। लेंथ की पावर कितनी है? 1/2। तो 2 पाई लेंथ को 1/2 DL/L। तो लेंथ में कितना परसेंट आया है? 1% चेंज। और ये पावर क्या है इसकी? 1/2 आगे आ गई, तो 1/2 का आधा परसेंट कितना हो जाएगा? 0.5%। तो इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर है। जो पावर होती है उसको आगे ले आते हैं जब भी हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं। ये सीखा होगा तुमने 11th क्लास में। ये वाला करो। इसमें दो रॉड है, इस रॉड की लेंथ L1 और अल्फा 1, दूसरे की रॉड की लेंथ L2 और इसका एक्सपेंशन जो है अल्फा 2 है। दोनों को मिला दिया, जोड़ दिया, ऐड कर दिया। अब पूछा है इसका अल्फा इक्विवेलेंट निकालो, कितना आएगा? अल्फा इक्विवेलेंट निकालो। अब बताओ कितने अल्फा इक्विवेलेंट कितना आएगा? भाई देखो कैसे निकाल लेंगे। चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा? अगर मान लो इसमें चेंज इन लेंथ डेल L1 है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे मान लो T टेम्परेचर मैंने रेज कर दिया, और इसका जो चेंज इन लेंथ आया है वो डेल L2 आया है, तो कैसे लिखेंगे? देखो डेल L1 प्लस डेल L2। ठीक है, यही किसके बराबर होगा? चेंज इन लेंथ ऑफ द सिस्टम। ये पूरी सिस्टम का लेंथ चेंज इसके बराबर है। डेल L1 किसके बराबर होगा बताओ? हाँ बोलो। डेल L1 किसके बराबर होगा? इनिशियल लेंथ अल्फा 1 चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में मानती हूँ बराबर ही चेंज होगा। ठीक है, ऐसी अल्फा 2 का चेंज इन इनिशियल लेंथ L2, इसका कांस्टेंट अल्फा 2, टेम्परेचर डेल T। क्योंकि डेल T तो मैंने अगर पूरा सिस्टम बना दिया तो जितना L1 का टेम्परेचर चेंज करा होगा उतना ही L2 का हुआ होगा, तो डेल T। अब ऐसे ही सिस्टम का, भाई मैंने सिस्टम का माना कि जो इनिशियल लेंथ कितनी है? L1 प्लस L2।
अल्फा इक्विवेलेंट हमें निकालना है, कितना है, डेल टी। मैंने मान लिया कि भाई जो टेम्परेचर तो सबके लिए बराबर है, तो डेल टी से डेल टी हट गया। देखो ये अल्फा इक्विवेलेंट कितना आ गया, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन में L1 प्लस L2। तो ये पूरा अल्फा इक्विवेलेंट आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो ये वाला करो। इसमें देखो क्या कह रहा है कि एक रॉड को फ्रीली रखा हुआ है और उसमें क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाया है डेल टी से। ठीक है, ये लेंथ एल है, इसका कॉफिशिएंट अल्फा है, यंग्स मॉड्यूलस भी दिया हुआ है, वो गामा है। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस भी दिया हुआ है गामा। क्या कह रहे हैं कि हमने मान लो इस रॉड को टी टेम्परेचर से हीट कर दिया, मतलब टेम्परेचर का जो चेंज है वो डेल टी है। तो पूछ रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट में जो थर्मल स्ट्रेस आएगा या स्ट्रेन आएगा वो कितना रहेगा। देखो टेम्परेचर की वजह से चेंज तो जरूर, लेंथ चेंज तो जरूर होगी टेम्परेचर की वजह से, है ना। देखो टेम्परेचर की वजह से लेंथ तो जरूर चेंज हुई, वो उस कितना डेल एल, कितने की वजह से, इनिशियल लेंथ अल्फा डेल टी, ये चेंज तो जरूर आया। क्या ये स्ट्रेस की वजह, क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा इस लेंथ की चेंज होने से, या क्या स्ट्रेन आया है। बट कौन सा वाला निकालना है मुझे, थर्मल। क्या थर्मल स्ट्रेस आया। तो देखो ऑप्शन आंसर क्या रहेगा, नो। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फ्री है मूव करने के लिए। भाई जैसे मान लो कोई लेंथ इंक्रीज होनी होगी, यहाँ से बढ़ जाएगी, तो कोई स्ट्रेस तो फील ही नहीं करा ऑब्जेक्ट ने। तो स्ट्रेस कब फील करता है, या तो ऑब्जेक्ट को कोई रोकना चाहे तब, तो इस केस में कोई भी स्ट्रेस फील नहीं हुआ, तो स्ट्रेस जीरो हो गया। बट हाँ, अगर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन की बात करता तो स्ट्रेन आया तो जरूर है, बट वो टेम्परेचर की वजह से है, ना कि स्ट्रेस वाला स्ट्रेन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, अब इस रॉड को हम फिक्स कर देते हैं बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। मान लो ये दो रिजिड सपोर्ट है ना, ये रिजिड सपोर्ट है। इस रिजिड सपोर्ट से ये हमने क्या करा, इस रॉड को कनेक्ट कर दिया भाई दोनों अपने सपोर्ट से, है ना। मान लो ये दो सपोर्ट है, इससे मैंने इस रॉड को कनेक्ट कर दिया, जिसकी लेंथ एल है, कॉफिशिएंट मान लेते हैं अल्फा है भाई, टेम्परेचर का मान लेते हैं, और इसका यंग्स मॉडुलस मान लेते हैं कि गामा है। ठीक है, लेंथ एल है, थर्मल कॉफिशिएंट अल्फा, और यंग मॉड्यूलस गामा है। अब हम पूछते हैं कि मान लो टेम्परेचर को डेल टी से चेंज कर दिया, क्या अब स्ट्रेस या स्ट्रेन आएगा, क्या अब स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। भाई जब फ्री था तो नहीं हुआ, है ना, जब हमने फ्री रख दिया इसको किसी टेबल पे तो कोई स्ट्रेस नहीं आया। स्ट्रेस कब आता है, या तो किसी ऑब्जेक्ट को, मैंने क्या बोला था, स्ट्रेस कब आएगा, स्ट्रेस का मतलब क्या है, या तो ऑब्जेक्ट को पकड़ के कंप्रेस करें, है ना, या ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींचे, तभी तो स्ट्रेस आएगा। अब रखे रखे ऑब्जेक्ट में क्या स्ट्रेस आएगा, नहीं आएगा ना कोई भी। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब टेम्परेचर तुम्हारी लेंथ को बढ़ाना चाहेगा, राइट, तो तुम्हारी जो ये रिजिड सपोर्ट है ये क्या करेंगी, उसको अपोज करेंगी, वो कंप्रेस करने की कोशिश करेंगी, है ना। बट टेम्परेचर क्या करना चाहेगा, उसको बढ़ाना चाहेगा। तो इस केस में क्या प्रोड्यूस होगा, इस केस में तुम्हारे में स्ट्रेस आएगा। तो अब वही स्ट्रेस और स्ट्रेन तुम्हें निकालना है, निकालो चलो। स्ट्रेन निकाल लो, स्ट्रेस अपने आप आ जाएगा। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, व्हाट इज स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। तो स्ट्रेन निकाल लो, क्योंकि भाई हम अभी तक जो भी एक्सपेंशन है उसमें हम लोग स्ट्रेन ही तो निकालते आ रहे हैं। तो चेंज इन लेंथ कितना होता है भाई, इनिशियल लेंथ अल्फा चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ। तो अब एक बात बताओ,
जब मैंने इस टेम्परेचर को T बढ़ा दिया तो इसकी नई लेंथ बन गई ना, कुछ एक नए टेम्परेचर पे नई लेंथ आ गई, हाँ या ना। तो यहाँ पर नई लेंथ लिखेंगे, तो नई लेंथ क्या होती है, L प्लस DL। तो L प्लस DL, DL कितना है, L कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल टी। तो L से L कट गया, तो देखो तुम्हारा स्ट्रेन कितना आ गया, अल्फा डेल टी 1 प्लस अल्फा डेल टी। यानी जो नई लेंथ है ना वो लिखनी है, पुरानी वाली जो लेंथ L गिवन है वो नहीं लिखनी, जो नई लेंथ आएगी अब वो लिखेंगे नीचे स्ट्रेन के। तो ये नई लेंथ लिखोगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेस निकालना आसान है। स्ट्रेस कैसे निकालोगे, देखो स्ट्रेस कैसे निकालोगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसके बराबर होता है, यंग्स मॉड्यूलस के, ठीक है। स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन तुमने निकाल ही रखा है, अल्फा डेल टी अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये क्या हो गया, स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। तो देखो ये रहा तुम्हारा स्ट्रेस, गामा अल्फा डेल टी, मतलब सिर्फ और सिर्फ गामा से मल्टीप्लाई करना था स्ट्रेन को, तो वो स्ट्रेस आ गया। ये रहा ना, स्ट्रेस किसके बराबर आ गया, यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। ये पढ़ चुके हैं हम, स्ट्रेस और स्ट्रेन, हाँ या ना, पढ़ चुके हैं कि नहीं। गायब हो जाओ सारे जने, मत पढ़ो बिल्कुल, है ना। नहीं पढ़ना क्या फिर, छोड़ दूं क्लास में, लीव कर दूं, या एक क्वेश्चन दे देती हूँ तुम्हें, फिर 15 मिनट आराम से हो जाएंगी, मैं कुछ कराती नहीं। बोलो। अब देखो कैलोरीमेट्री पे चलते हैं, ठीक है। तुम मत बोलो, कोई मत पढ़ो, ठीक है, छोड़ के चले जाओ क्लासेस, जेई मैं निकाल लूंगी ना। बोलो, कैलोरीमेट्री क्या होता है, बताओ, पढ़ा तो होगा थोड़ा बहुत, कुछ तो पढ़ा होगा भाई, आज तुम्हें पता था, अगर ये आज मैडम पढ़ाएंगी तो कुछ तो पढ़ के आए होंगे घर से, क्योंकि पहले ही बोला गया है ये लेक्चर्स कैसे हैं, ये फास्ट पेस में चलेंगे लेक्चर्स। अगर जो फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहा होगा उसे तो भाई नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम पढ़ ही इतना फास्ट रहे हैं। हम तो जो डिटेक्ट लेक्चर, हाँ, जो लेक्चर 6 से 7 घंटे में होते हैं मैं उन्हें 1 घंटे में पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब तुम्हें खुद से होमवर्क करना पड़ेगा थोड़ा। अब देखो कैलोरीमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलोरीमेट्री में देखो क्या होता है, दो बॉडी होंगी तुम्हारे पास, सिंपल सी बात है। एक बॉडी होगी जो अपनी हीट को लॉस करेगी, दूसरी बॉडी होगी जो उस हीट लॉस को गेन करेगी। और क्या बोला गया है, अगर एक सिस्टम में कोई बॉडी हीट लॉस करेगी तो वो बराबर रहेगा कि वो किसी और बॉडी ने गेन किया होगा। एग्जाम्पल तुम्हारे पास बहुत है, जैसे चाय के कप का एग्जाम्पल दिया है भाई, जितना चाय की कप ने अपना हीट लॉस किया है वो किसने गेन कर ली, एटमॉस्फेयर ने, है ना।
अब जैसे बर्फ है, बर्फ से बर्फ जो है मेल्ट हो गई, तो मतलब बर्फ मेल्ट क्यों हुई? क्योंकि बर्फ ने सराउंडिंग से एनर्जी को क्या कर लिया, क्या किया गेन है, गेन कर लिया। गेन किया। तो गेन कर लिया तो तभी वो आइस किस में कन्वर्ट हो गई, मेल्ट में, मेल्ट हो गई। ठीक है। तो और पानी का टेम्परेचर मान लो पहले गर्म है, अब वो ठंडा हो गया। ठंडा क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को क्या कर दिया, लॉस कर लूज। दिया। तो यही होता है, एक बॉडी ऑब्जेक्ट, एक बॉडी अपनी हीट को लॉस करती है और एक गेन करती है। और वही अगर मैं एक सिस्टम बना देती हूँ तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगी। यही प्रिंसिपल है कैलोरीमेट्री का। ठीक है। क्या चाहती है, हर बॉडी चाहती है कि हम कॉमन टेम्परेचर पे पहुंच जाएं, इसलिए वो क्या करती है, हीट लॉस और हीट गेन, कि हम एक कॉमन टेम्परेचर पर आना चाहते हैं। ठीक है। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट का। ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? देखो दो चीज होती है, ध्यान से सुनो। एक होता है फेस चेंज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने तुम्हें पढ़ाया है ये, फेस चेंज। और एक होता है टेम्परेचर चेंज। ठीक है। फेस चेंज और टेम्परेचर चेंज। देखो अगर मैं तुमसे कहती हूँ आइस चेंज होगा, आइस जो है मेल्ट होके वाटर बन गई, तो इस केस में क्या हो गया, फेस का चेंज। अगर मैं कहती हूँ वाटर जो है क्या बन गया, स्टीम बन गया, तो ये इन केसेस में क्या हुआ है भाई, फेस चेंज इन, चेंज। हाँ, फेस, यहाँ पर फेस चेंजेस हो गए हैं। ओके। अब बात सुनो ध्यान से, अगर मैं कहती हूँ कि भाई वाटर जो है वो पहले 80 डिग्री पे था, अब वो 100 डिग्री पे हो गया, यहाँ पर क्या हुआ है, टेम्परेचर चेंज। अगर मैं बोलूं आइस जो है वो पहले 10 - 10 डिग्री पे थी, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे चली गई है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, टेम्परेचर का चेंज। तो जब भी चेंज टेम्परेचर में हो तो जो हीट चाहिए होती है, भाई देखो पानी को 80 से 100 डिग्री पे करने के लिए हीट चाहिए ना, पानी को गैस पे रखते हो तभी तो पानी गर्म होता है। 80 से 100 डिग्री पानी कैसे जाएगा, खुद से गर्म तो होगा नहीं, हीट देनी पड़ेगी, है ना। यस। अब बर्फ भी अगर मान लो -10 डिग्री पे है और वो 0 पर आ गई, तो मतलब उसको हीट मिली है कहीं ना कहीं से। तो वो जो हीट मिलती है उसी हीट को कौन सी वाली हीट बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट कौन सी हीट है, जब हमें टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने के लिए जब कोई हीट चाहिए, वही हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट। देखो क्या कह रहा है, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। मतलब वो तो बाद में आएंगे, अभी सुनो। बट टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक हीट चाहिए होती है। अब देखो 1 डिग्री, अब मान लो मेरे पास 1 ग्राम पानी है, मुझे इस 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर जो है अभी जो है उससे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है। अभी मैंने 1 ग्राम पानी लिया, अब मैं कह रही हूँ मुझे इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, मुझे कितनी हीट चाहिए, वही हीट है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो देखो ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। तो कैलोरी पर ग्राम यानी जब भी मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 यूनिट मास को जितनी भी हीट देनी चाहिए वही स्पेसिफिक हीट है। तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, पानी को एक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, 1 कैलोरी। कितनी, 1 कैलोरी। आइस के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, 0.5। स्टीम के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ स्टीम। अगर स्टीम के टेम्परेचर को 1 ग्राम बढ़ाने के लिए 0.47 कैलोरी ऑफ हीट चाहिए। अगर मान लो ये तो 1 ग्राम के लिए है, अगर मैं तुमसे कह दूं 1 किलो वाटर है, तो क्या कर दोगे भाई, उस 1 किलो को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से, है ना। अगर तुम्हारे पास 1 ग्राम की है तो 1 केजी के लिए तो निकाल ही सकते हो ना, मल्टीप्लाई बाय मास, है ना। तो देखो यहाँ से डेल क्यू किसके बराबर आ जाएगा, डेल क्यू, ये याद रखना है, डेल क्यू इक्वल्स टू एम एम इज मास, एस इंटू डेल टी। एस क्या है, स्पेसिफिक हीट, डेल टी क्या है बच्चों, टेम्परेचर का चेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल टी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो मैं तुमसे कहती हूँ 5 ग्राम पानी है, तो भाई उस 1 कैलोरी को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 5 ग्राम का स्पेसिफिक हीट निकाल निकाल पाओगे, है ना। और कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, ये कितने का था भाई, बाय 1 डिग्री के लिए था ना। और मुझे जितने डिग्री बढ़ाना है उस डेल टी से मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या हो गई, डेल क्यू। क्लियर है स्पेसिफिक हीट का मतलब, बोलो।
यस मैम। स्पेसिफिक हीट क्लियर है ना। फिर आती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, जब हम फेस चेंज करते हैं, कि मतलब बर्फ से पानी बना दो, ठीक है, पानी से स्टीम बना दो, तो कितनी हीट चाहिए, वो हीट होती है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं, याद रखना, लेटेंट हीट में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सिर्फ फेस चेंज करते हैं, ठीक है, ओनली फेस चेंज, यहाँ पर ओनली फेस चेंज करेंगे। तो अब देखो, या तो क्या करोगे तुम, पानी से या तो आइस से वाटर बनाओगे, आइस टू वाटर, तो ये कौन सी लेटेंट हीट होगी, फ्यूजन। कि भाई आइस को अगर मुझे पानी बनाना है तो हीट तो चाहिए ही चाहिए, तो कौन सी हीट चाहिए, इसे बोलते हैं फ्यूजन वाली हीट, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वेपराइजेशन यानी वाटर टू स्टीम, क्लियर, वाटर टू स्टीम बना दिया। वैल्यू अलग अलग है, फ्यूजन के लिए चाहिए, ये वैल्यू भी याद रख लो, ये रहा, कितनी है भाई देखो, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी अगर तुम्हारे पास 1 ग्राम आइस है, उस 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री वाटर बनाना है। सुनो, हमेशा याद रखना, आइस कितने डिग्री पे रहती है, आइस कितने डिग्री पे एग्जिस्ट करती है, 0 डिग्री पे, भाई आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहती है। अब हम जब Yes, फेस ma'am. चेंज करते हैं ना, तो याद रखना, दो होते हैं फेस के चेंज, एक तो 0 डिग्री और एक 100 डिग्री। मतलब 0 डिग्री पे तुम्हारा आइस भी एग्जिस्ट करता है और वाटर भी, ऐसे ही 100 डिग्री पे वाटर भी एग्जिस्ट करता है और स्टीम भी, है ना, यस मैम। बॉईल भी करता है और पानी भी रहता है, और 0 डिग्री पे पानी भी रहती है और बर्फ भी रहती है। अब देखो, अगर मान लो 0 डिग्री, अब जब भी लेटेंट हीट का यूज होता है तो सिर्फ इन्हीं दो टेम्परेचर पे होता है, 0 और 100 पे, और कभी भी लेटेंट हीट का यूज नहीं करते। अगर ये दो टेम्परेचर तुम्हें दिख जाए तो मतलब फेस चेंज करना पड़ेगा। कैसे, 0 डिग्री आइस, तो अब तुम ये नहीं लिख सकते कि 2 डिग्री आइस, कभी देखा है 2 डिग्री आइस पे, आइस जो है 2 डिग्री पे है, कभी सुना है ये, नो मैम। नहीं सुना ना। हाँ, तो अब क्या करोगे भाई, पहले इस 0 डिग्री आइस को पहले 0 डिग्री वाटर पे बनाओगे, ठीक है, पहले इस 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री पानी तक लेके जाओगे, अब तुम लिख सकते हो 2 डिग्री वाटर, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, मतलब 0 डिग्री आइस को डायरेक्ट 2 डिग्री वाटर, 1 डिग्री वाटर नहीं लिख सकते, पहले 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हीट चाहिए वही हीट कौन सी है, लेटेंट हीट, क्लियर, यहाँ पर जो हीट चाहिए वही कौन सी हीट है भाई, लेटेंट, लेटेंट हीट। है ना। तो ये है। अब अब एक बढ़िया सा सवाल कर लेते हैं, देखो मजा आ जाएगा एकदम करने में। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन करो, सुनो मेरी बात, मैं मोटा मोटा कराती हूँ ऊपर से, ये फिर आप करना है। अभी हमारा क्या है देखो, क्या है, 5 ग्राम आइस है ना, कितने डिग्री पे है, -10 डिग्री सेल्सियस पे, कहाँ तक लेके जाना है भाई, स्टीम 120 पर, डिग्री सेल्सियस। जो 120 डिग्री पे है। अच्छा, तो पहले तो -10 डिग्री आइस है, इसको कितने डिग्री तक लेके जाएंगे हम, 5 -10 डिग्री आइस को कहाँ तक लेके जा सकते हैं, पहले तो 0 डिग्री पे, आइस लास्ट कहाँ तक रहती है, 0 डिग्री 0 डिग्री, सेल्सियस। 0 डिग्री लास्ट रहेगी, तो 5 ग्राम आइस को पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओ, तो कितनी हीट चाहिए बताओ, MS∆T, कौन सी हीट, अभी टेम्परेचर चेंज हुआ है ना, तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो कौन सी हीट यूज करते हैं, स्पेसिफिक हीट, है ना, तो स्पेसिफिक हीट यूज करेंगे, तो MS∆T, यही फॉर्मूला था, ठीक है। वन, मास कितना है, 5 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कितना होता है आइस का, 0.5, टेम्परेचर में कितना चेंज है देखो, 0 से 10 डिग्री यानी 10, तो मतलब इतनी हीट चाहिए आइस को 10 डिग्री से 0 डिग्री लेके जाने के लिए, ठीक है, हो गया। प्लस, अब बताओ, अब 0 डिग्री सेल्सियस से आइस को कहाँ लेके जाना है, 100 डिग्री। 100 डिग्री। मैंने अभी क्या बोला था, वन पहले आइस को डायरेक्ट 100 डिग्री नहीं ले जा सकते, आइस को चेंज करेंगे, वाटर में पहले चेंज अब करेंगे आइस को 0 किस पे डिग्री करते हैं, सेल्सियस पर।
हाँ वाटर में चेंज करेंगे 0 डिग्री हाँ, सेल्सियस। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब कौन सी हीट चाहिए? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला देखो, यहाँ लिखती हूँ। लेटेंट हीट का फॉर्मूला है बस ml। क्या फॉर्मूला है? ml। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है मास, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर। लेटेंट हीट का मास और लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट तुम्हें गिवन होगी, नहीं तो याद करनी पड़ेगी। तो देखो, पानी, आइस से पानी बना रहे हो तो कौन सी हीट है ये? फ्यूजन। तो मास तो 5 ग्राम मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कितनी लेटेंट हीट कितनी होती है फ्यूजन में? 80 कैलोरी। कितनी? 80। तो बस 80 से मल्टीप्लाई कर दिया। कई बार पेपर में गिवन नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। प्लस, अब देखो, अब 0 डिग्री सेल्सियस बन गया पानी। अब पानी को लास्ट कितने डिग्री तक ले जा सकते हैं भाई? 100 डिग्री तक, क्योंकि उसके बीच में कहीं भी कोई फेज चेंज नहीं होता। मैंने क्या बोला? फेज 2 जगह चेंज होता है, 0 और 100 पे। तो 100 डिग्री तक लेके गए पानी को, तो कौन सा हीट लगेगा? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। तो 5 ग्राम पानी, जी बेशक हटा दो, ये कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं जी हटा दो, कोई चक्कर नहीं, इनटू स्पेसिफिक हीट। तो आप देखो पानी का स्पेसिफिक हीट कितना होता है? 1। अभी पढ़ा था 1 कैलोरी। तो पानी का स्पेसिफिक हीट 1, तो 1 लिखा है। मल्टीप्लाई टेम्परेचर, 0 से 100 लेके गए, तो टेम्परेचर में कितना चेंज आया? 100 डिग्री। तो 100 लिख दिया। अब बताओ, अब ये बन गया पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या करें? डायरेक्ट स्टीम बना दें कि क्या करें? हम लेटेंट हीट यूज करके हम हाँ, वेरी गुड। 100 अब डिग्री लेटेंट सेल्सियस। हीट यूज करेंगे। अभी 100 डिग्री को स्टीम बनाएंगे, है ना? तो मास कितना है? 5 इंटू लेटेंट हीट चाहिए, कौन सी वाली? वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन की लेटेंट हीट कितनी है? 500। तो अभी ये क्या बन गया मेरा? 100 डिग्री पे स्टीम बन गई। ठीक है। अब क्या करना है? 120 डिग्री पे स्टीम बनानी है, तो आप कौन सी हीट यूज कर ले? लेटेंट हीट। कौन सी? लेटेंट नहीं, सॉरी, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हीट। हाँ, तो स्पेसिफिक हीट 5 इंटू, अब वेपर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 0.48 इंटू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का कितना है भाई? 100 से 120, तो 20 डिग्री। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 20 से। फॉर्मूला बस यही है, एमएच डेल टी, ये लगाना है। स्पेसिफिक हीट याद रखना, अगर आइस की है तो आइस यूज करनी है, वाटर की है तो वाटर, और अगर स्टीम यूज कर रहे हो तो स्टीम। ठीक है, तो ये बस हो गया। अब इन सबको ऐड करते जाओ, बस हो गया तुम्हारा आंसर। तो बस याद रखना, 0 डिग्री पर और 100 डिग्री पर फेस चेंज करना ना भूलें, मतलब लेटेंट हीट का इस्तेमाल जरूर करें जब भी फेस चेंज करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज आ गई इस वाले सवाल में। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है बच्चों, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। इसके क्वेश्चंस एक दो और ट्राई कर लेना कैलोरीमेट्री के। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स में कुछ बच गया है तो एक बार शॉर्ट नोट्स जरूर रिवाइज कर लेना, वो मैं अपडेट कर दूंगी। ओके एवरीवन, बाय।